सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। पिछले हम 2 वीडियो में बीए तृतीय वर्ष का जो सिलेबस है प्रयोजन मूलक हिंदी, प्रयोजना हिंदी, और उसके बारे में आपको हमने 2 वीडियो पहले उपलब्ध किया है। उन 2 वीडियो में आपने मेरा हिंदी भाषा की जो बोलियां थी, ये स्लाइड नंबर 1 पे, इस पे हमने विस्तृत चर्चा की थी कि हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है राजस्थानी भाषा है, हिंदी भाषा है, ये शोर से नहीं अभ्रंश से राजस्थानी बोली की उत्पत्ति हुई है। और इसी से हम हिंदी भाषा की उपबोलियों के बारे में 5 भागों में बांटा था। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, मागधी और अर्धमागधी। इन स्लाइडों के बारे में हम पढ़ चुके थे पहले। एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने पिछले 2 वीडियो में हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में समझा और शोरित श्रेणी अभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है, राजस्थानी भाषा। और ये हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं, इस बोलियों को 5 भागों में बांटा था। पश्चिमी हिंदी, जिसमें आपने पढ़ा था खड़ी बोली, अभ्रंश, इनके बारे में। राजस्थानी की उपबोलियाँ पढ़ी थी आपने, मारवाड़ी, मेवाड़ी, है ना, बागड़ी, मेवाती और ब्रज, इनके बारे में आप पढ़े थे। मैंने आपको ट्रिक भी लिखाई थी कि राजस्थानी मामा मैं मेवाड़ से भात लेके हाड़ौती से बागड़ी जाऊंगा, तो मारवाड़ी, मेवाड़ी ये बोलियां पढ़ी थी। पहाड़ी हिंदी में आपने कुमायूं और गढ़मेली पढ़ी थी। मागधी में मैंने बताई थी बिहार के मग में मैथिली भोजन कर रही है। अर्धमागधी में मैंने आपको बताई थी अब छ, और इसमें बताई थी बिहार के मग में मैथिली भोजन कर रही है। तो बिहारी, मगही, मैथिली, भोजपुरी ये मागधी की उपबोलियाँ थी। अर्धमागधी में आपको मैंने बताया था अब से अवधी, ब से बघेली और 6 से छत्तीसगढ़ी। पहाड़ी हिंदी में कुमायूं और गढ़बोलिया आपके बारे में मैंने बताया था, आपको विस्तृत अध्ययन किया हमने। राजस्थानी की मैंने बताया था मामा में भात लेकर खा जाएगा, मामा हाड़ौती से खा जाएगा, मामा में हाड़ौती से भात लेकर बागड़ी जाऊंगा, ऐसे मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी। तो मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती, शेखावाटी, बागड़ी ये पढ़ी थी। और इन पश्चिमी हिंदी में बोलता आया था ब्रजवासियों के खड़े होने से बुंदेले हरियाणा छोड़कर कन्नौज भाग गए। तो कन्नौज ही पढ़ी थी, बुंदेली पढ़ी थी, खड़ी बोली थी। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज का जो वीडियो है और ये सत्र आपका काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और हर वर्ष बीए तृतीय वर्ष में आपके पाठ्यक्रम में सामान्य हिंदी, साहित्यिक हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी या प्रयोजन हिंदी, इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहले मैंने आपको इस स्लाइड नंबर 1 में लिख रखा है प्यारे विद्यार्थियों कि सामान्य हिंदी आम बोलचाल, आम लोगों की जो भावना, संवेदना, प्रेम, पीड़ा, आम लोगों के जो दुख दर्द व्यक्त किया जाते हैं, सामान्य हिंदी होती है। और इस सामान्य हिंदी के 2 भाग होते हैं, एक तो होते हैं औपचारिक, एक अनौपचारिक। जो हमें घर के सामाजिक वातावरण से जो प्राप्त होती है वो कहलाती है आपकी, यानी जिसके अंदर ऐसी शिक्षा जिसके अंदर स्थान निश्चित हो वो कहलाती है औपचारिक। अनौपचारिक में आपका स्थान निश्चित नहीं होता, माता पिता इनके द्वारा हम जो बोल सकते हैं उनको पढ़ सकते हैं। साहित्यिक हिंदी में क्या आता है प्यारे विद्यार्थियों, साहित्यिक हिंदी में हिंदी साहित्य की बात करते हैं, कहानी के बारे में करते हैं। हिंदी गद्य की जितनी विधाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। उपन्यास क्या है, कहानी क्या है, निबंध क्या है, कहानी क्या है, उपन्यास क्या है, संस्मरण क्या है। संस्मरण के बारे में पढ़ते हैं हम, नाटक के बारे में पढ़ते हैं हम, उपन्यास के बारे में पढ़ते हैं, कहानी के बारे में पढ़ते हैं, जीवनी के बारे में पढ़ते हैं, साक्षात्कार के बारे में पढ़ते हैं। ये हिंदी आधुनिक काल के अंदर जब हम जाते हैं तो हिंदी आधुनिक काल का जो विस्तृत अध्ययन जब हम देते हैं, हिंदी का जो गद्य का जो सम्राट है, गद्य का जो जनक है भारतेंदु हरिश्चंद्र, उसके संदर्भ में पढ़ते हैं। फिर हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, प्रयोजन मूलक मैंने बताया था कार्यालयी भाषा होती है, कार्यालय की यूज में आती है। दूसरे मैंने बताया था वाणिज्य के संदर्भ में आती है, दफ्तर के मतलब इसमें वाणिज्य, व्यापार, सराफा, मार्केट
है ना। सोने चांदी शेयर मार्केट ये होती है। कार्यालय, वाणिज्य, व्यापार, रेलवे, रेलवे से संबंधित, हिंदी से संबंधित ये जो आते हैं वो परियोजना हिंदी में आती है। परियोजना का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछ ले प्यारे विद्यार्थियों तो सहज और सरल, मैं आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था और भी बता रहे हैं। उद्देश्य, विशेष उद्देश्य को निर्धारित करके, एक ऐसा उद्देश्य जिसमें कार्यालय का है, वाणिज्य का है, व्यापार का है, यानी जो व्यवसायिक हिंदी है, जो रोजगार परक है, जिसमें हमारे रोजगार धंधे, जो पत्रकारिता को बढ़ावा दिया है, जिन्होंने अपने, जैसे आपने देखा होगा कोई एंकर होता है और लाइव जाकर वर्णन कर देता है, जैसे विद्यार्थियों, जैसे भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है उसमें जाकर वो कह देता है देखो विशाल हमारे यहाँ पर लाइव है, अब कितने समय बाद मैच प्रारंभ होने वाला है। तो आपने देखा होगा एक एंकर होता है और लाइव वर्णन कर देता है देखो विशाल यहाँ पर कुछ ही पलों में मैच प्रारंभ होने वाला है। तो ये एंकर, पत्रकारिता, इनसे जो हमें हिंदी के प्रति रुझान मिलता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में हो सकता है, कार्यालय के क्षेत्र में हो सकता है, लिपिक वगैरह आपने देखा होगा कार्यालय में जैसे बाबूजी वगैरह लिखते हैं तो अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद करते हैं, हिंदी का अनुवाद करते हैं, हिंदी के बारे में प्रयोग किया जाता है। कार्यालय में, वाणिज्य में, व्यापार में, रेलवे में जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है वो हिंदी क्या कहलाएगी? परियोजना। एक आपका सहज और सरल एक चित्र बनना चाहिए कि परियोजना हिंदी में उद्देश्य निर्धारित होता है, कार्यालय होता है, वाणिज्य होता है, व्यापार होता है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे कार्यालय होता है जैसे कलेक्ट्रेट, उसमें बाबू वगैरह होते हैं LDC, तो वो हिंदी के लिए यूज करते हैं, वो होती है वाणिज्य, व्यापार, है ना, कार्यालयों की भाषा। तो इसका मतलब आपको स्पष्ट शब्दों में आ गया। परियोजना का मीन्स उद्देश्य, तो उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। कौन सा उद्देश्य निर्धारित किया जाता है? कार्यालय के अंदर कोई बाबू हिंदी में अनुवाद करता है, छाया अनुवाद, तथ्य अनुवाद, अर्थ अनुवाद, अनुवाद। अनुवाद आप जानते हो, अनुवाद हमारी प्राचीन परंपरा रही है। आपने हिंदी का महान मूर्धन्य कभी सुना होगा, गागन में सागर बनने वाला बिहारी। बिहारी एक ऐसा कवि हुआ जो मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में रहता था और मिर्जा राजा जय सिंह मुगलों का आक्रमण हुआ तो आपको पता हो कि औरंगजेब के द्वारा आमेर दुर्ग है जयपुर में, तो वहाँ पर मुगलों ने और अधिकार कर लिए थे औरंगजेब। तो उस समय एक कवि खड़ा होता है जिसका नाम है बिहारी और वो कहता है नहीं अनुपराग नहीं मधुर मधु अली कली से यो बंदेव आगे कौन हवाल। आप मिर्जा राजा जय सिंह ने पुरंदर की संधियाँ पढ़ी होगी 21 जून 1665 में, तो ये वहाँ पर हिंदी के कवि बिहारी ने व्यंग करा था, नहीं प्राग नहीं मधुर मधु। ये क्या है? इस संस्कृत का हिंदी में अनुवाद है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, मधुर मधु, नहीं प्राग नहीं मधुर मधु अली कली से यूं बंध्यो आगे क्यों नवाल। अरे वो मिर्जा राजा सिंह जिस सोरसी रानी के अनुराग में तुम लिप्त हो वो अभी तक फूल नहीं बनी। प्राग यानी फूल, नहीं प्राग नहीं मधुर मधु। जब ये सोरसी रानी अपनी यौवनता को विकास ही नहीं कर सकी, जब तक स्त्री का रूप धारण नहीं कर सकी, तो ना इसमें फूल जैसा आनंद आ सकता, सेध आ सकता। मधु यानी सेध जैसा आनंद और मधुर यानी अपने मन को प्रसन्न करने वाली, प्राग यानी फूल। जिस प्रकार फूल होता है, एक कली होती है, कली को हम सूंघते हैं, कोई आनंद प्राप्त नहीं होता, लेकिन वो कली फूल का रूप धारण कर लेती है तो उसमें गंध आती है, सुगंध आती है, लोग प्रसन्न होते हैं। वैसे ही मिर्जा राजा जय सिंह से कह रहा है नहीं प्राग नहीं मधुर मधु यही काल विकास, यही काल विकास। जिस सोरसी रानी को आप लेके आए हो, जिसका काल है, जिसकी यौवनता नहीं है, अभी तक उसमें फूल जैसी नहीं बनी, और अली कली से यूं बंध्यो आगे कौन हवाल। तो ये भोरे, जिस प्रकार भोरा कली में बंध जाता है और उस फूल के सौंदर्य में खो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कब सूर्यास्त हो गया और फूल के अंदर ही वो लिप्त हो जाता है और उस मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही अली यहाँ पर मिर्जा राजा जय सिंह को कहा है कि आप सोरसी रानी के अनुराग में जब तक स्त्री नहीं बनी, अपनी तक यौनता को प्राप्त नहीं करा, सेध जैसा आनंद नहीं दे रही, उससे पहले तुम कली में व्याप्त हो गए। तो इससे इतना आकर्षित हुआ मिर्जा राजा जय सिंह कि बिहारी को जागीर दे दी, बिहारी को, और ये कहा कि आप एक एक धोआ पर एक एक सोने की अरसफी मिलेगी।
तो उन्होंने 713 दोहे बिहारी सतसई में रचे। एकमात्र रचना जिसके बारे में बड़े बड़े कथन है, गागर में सागर भरना, शक्कर की रोटी है, जिधर से भी खाओगे उधर मीठी लगेगी, पद्म कुमार शर्मा ने कहा। हिंदी साहित्य का एकमात्र ऐसा कवि बिहारी सतसई मात्र से ही अमर हो गया। ये भक्ति नीति श्रृंगार की त्रिवेणी है। भजन कयो ता तो भजो, भजो न दूजो बार, दूर भजन जाते गयो, अब क्यों भजो गवार। भजन करने के लिए कहा, जब तो भजन नहीं करा, भोग वासनाओं में लिप्त रहा, और अब तुमसे है ना ईश्वर साधना के लिए कहा तो भोग वासनाओं में लिप्त रहा, और भोग वासनाओं छटने के लिए कहा तो ईश्वर की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो अब क्यों बजा। ऐसे नीति परक है, श्रृंगार परक है, त्रिवेणी है। तो ये किस में देखने को मिलता है? साहित्यिक हिंदी में। साहित्यिक हिंदी में हिंदी की आत्मा और साहित्य एक सृजन होता है, साहित्य एक संवेदना होती है, साहित्य एक भाव होता है, साहित्य एक प्रेम होता है। हमारे अंदर कोई दुख है, वेदना है, कष्ट है, हताशा है, निराशा है, तो हम उन हताशा को, निराशा को दूर करने के लिए प्राचीन काल में लोग क्या करते थे? किताबें पढ़ते थे। किताब ज्ञानों का भंडार है, पुस्तकों को पढ़ते थे, उनसे प्रेरणा मिलती थी। आज भी हमें प्रेरणा मिलती है, बड़े बड़े ग्रंथों को मिलते हैं, तो वो साहित्यिक हिंदी होती है। प्रयोजनामूलक हिंदी क्या होती है? कार्यालय, वाणिज्य, व्यापार से संबंधित। साहित्यिक हिंदी क्या होती है? जिसमें कहानी, उपन्यास, निबंध, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, साक्षात्कार हो। और सामान्य हिंदी क्या होती है? सामान्य हिंदी होती है दो लोगों के बीच में अपने भाव है, संदेश है, सूचना है, उनको आदान प्रदान करना। भाषा क्या है? ये जो शब्द आ रहा, भाषा हमारे विचार है, हमारे भाव है, हमारी संवेदना है, हमारी सूचना है, उनको आदान प्रदान करना। कम्युनिकेशन, संप्रेषण है। कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाषा क्या है? भाषा हमारे भावों की अभिव्यक्ति। हमारे अंदर जो भाव है, जो शब्द है, वो एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, वही क्या कहलाती है? भाषा। तो डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार ने हिंदी साहित्य का इतिहास को 3 भागों में बांटा है, जो मैंने आपको स्लाइड के ऊपर लिख रखा है। आज हमारा कॉन्सेप्ट यही है, और ये प्राचीन काल से बहुत सुदृढ़ रहा है, बहुत आपके महत्वपूर्ण है। और इसमें आपको मैंने ये बताया, अब ध्यान से आप लोग पढ़ना कि हमारा भाषा व विकास, ये हमारा ही स्लाइड है और इसी पे ध्यान केंद्रित करना। भाषा क्या है? भाषा संस्कृत की भाष धातु से बना है, और कत प्रत्यय करने पर कौन सा शब्द बनता है? भाषा। और इसका अर्थ होता है व्यक्त, वाची। अरे जो बोलते हैं, जो अभिव्यक्त करते हैं, वही भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? जो व्यक्त करते हैं, जो बोली जाती है, वही व्यक्तवाची। भावों का आदान प्रदान करने की अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? भाषा। सहज और सरल में एक दार्शनिक हुआ यूनान के अंदर, जिसका नाम था प्लेटो ने क्या कहा? आत्मा की अभिव्यक्ति करना। हमारे हृदय के अंदर कोई भाव है, उन भावों को ही प्रकट कर देना भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? भाषा। तो भावों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाती है? भाषा। भाषा किसकी भाषा? हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा के विकास को लेकर 3 भागों में बांटा गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, और इसमें से हमेशा आपके प्रश्न आता है, और बहुत सहज और सरल है। आदिकाल का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1000 से 1500 ईसा पूर्व। आदिकाल क्या है? जिसके अंदर हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा गया। तो देखो, मैं आपको सहज ही सरल शब्दों में हिंदी भाषा के बारे में बता दूं। हिंदी भाषा के इतिहास को देखो। राजस्व साहित्य में नंबर 1 राज साहित्य, राज मतलब जैन। बौद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, और एक है आपका लौकिक साहित्य, और एक है गद्य साहित्य। तो प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी भाषा के आदिकाल को हमने 6 भागों में बांटा है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी साहित्य का जन्मदाता है, उसके द्वारा हिंदी साहित्य का आदिकाल की जो समय अवधि बताई है 1000 ईसा से 1500 ईसा के बीच। इस आदिकाल के अंदर कितने प्रकार के साहित्य पढ़ते हैं हम? 6 प्रकार के। कौन कौन सा? रासो साहित्य, रास साहित्य, रास मतलब जैन साहित्य। रासो साहित्य में आपको स्पष्ट लिखूं, देखो रासो नंबर 1, रास का मतलब होता है जैन साहित्य। नंबर 3 पे आता है, 1 पे रासो, नंबर 2 पे रास, नंबर 3 पे बौद्ध साहित्य, नंबर 4 पे आता है नाथ साहित्य, और नंबर 5 पे आता है आपके लौकिक साहित्य, और नंबर 6 पे आता है गद्य साहित्य। 6 पे आता है गद्य साहित्य। यानी आपके स्पष्ट शब्दों में दिया गया है हिंदी साहित्य का प्रथम काल है आदिकाल की समाप्ति 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1500, यानी हिंदी साहित्य का प्रारंभिक बीज वापन का काल, प्रारंभिक काल हम शुरुआत जो करते हैं उस काल का नाम होता है आदिकाल, प्रारंभिक काल। इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? इस आदिकाल का विभाजन है। किसका है? आदिकाल को कितने भागों में बांटा है? 1000 ईसा से लेकर कितना? 1500 ईसा तक ये बांटा है। तो आदिकाल का आपके प्रश्न आएगा कि आदिकाल होता क्या है? तो हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल को आदिकाल कहा। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक आलोचक है, एक समोष्टक है, एक गद्यकार है, एक निबंधकार है, जिसका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो किसका प्रतिद्वंदी माना जाता है? रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के वे व्यक्तित्व है जिन्होंने कॉलेज के विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए हिंदी शब्द सागर में हिंदी साहित्य का इतिहास को प्रकाशित कराया 1923 में। और उस हिंदी साहित्य के अंदर रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीर गाथा काल कहा है। क्या कहा है? वीर गाथा काल। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? आदिकाल। और रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? वीर गाथा काल। और ये आदिकाल सर्व विद्वानों की सहमति से एक होकर कहा कि ये राजसो साहित्य नहीं है, ना जैन साहित्य है, ना ये कोई बौद्ध साहित्य, ना कोई नाथ साहित्य, ना लौकिक साहित्य, ना गद्य, कोई पर्सनल साहित्य नहीं है, बल्कि 6 प्रकार का साहित्य है जिसे आदिकाल कहते हैं, जिसका प्रारंभिक काल। खाना नहीं? अरे विद्यार्थियों, जो ये रासो शब्द है मैंने आपको स्लाइड के ऊपर लिख रखा है रासो, ये कौन सी संस्कृत भाषा के रासक से बना है। और शुक्ल ने किसके आधार पर दिया था? 12 ग्रंथ मिले थे वीर रस के, जैसे पृथ्वीराज रासो, जैसे अमीर रासो, विशल देव रासो, जैसे पृथ्वीराज रासो, अमीर रासो, विशलदेव रासो, परमादिदेव रासो, परमादि देव रासो। आला और उला खंडल में, आला और उदल आज भी लोक कथाएं प्रचलित है यूपी में। पृथ्वीराज रासो के अंदर पृथ्वीराज रासो, परमादिदेव रासो, जो आपको पता हो आला और उदल की है ना लड़ाई हुई थी, और उससे 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने एक युद्ध लड़ा था, उसमें परमादिदेव रासो का वर्णन है। खुमान रासो, विजयपाल रासो, कीर्तिलता। ऐसे आपके क्वेश्चन आ जाएगा कि रासो साहित्य क्या है, तो आपको जवाब देना है रासो शब्द की संस्कृत रासक शब्द से बनी है। और इसमें किसका वर्णन किया गया है? दरबारी कवियों का वर्णन किया। जैसे पृथ्वीराज रासो है, चंद्रवरदायन ने किसका वर्णन करा? पृथ्वीराज की सूर्यता का। अमीर रासो है,
जोधराज का, तो अमीर की वीरता का वर्णन। विशलदेव रासो में किसका वर्णन? विशलदेव रासो चौहान वंश का स्वर्ण युग कहलाने वाला विग्रहराज चतुर्थ या विशलदेव रासो वही है। विशलपुर डैम, विशलपुर जो बना हुआ है वो विशलदेव के नाम पे ही बना है, चौहान वंश का राजा था। प्रमादिदेव खुमान रासो, ऐसे 12 रासो। तो इनमें आपको किसका वर्णन मिलेगा? इनमें रासों का वर्णन मिलेगा। रास यानी जैन, जो इंद्रियों को जीत जाता है उसे कहते हैं जैन। जिन प्लस ए जैन, जिन प्लस ए मिलकर क्या बनेगा? जैन। तो जैन साहित्य का वर्णन मिलता है, वो जैन साहित्य जिसमें बुद्ध से बना क्या? बौद्ध। तो बौद्ध साहित्य या सिद्ध साहित्य, हिंदी के अंदर सिद्ध साहित्य भी आता है, सिद्ध के दो या बौद्ध साहित्य के दो, यही वर्णन है। नाथों का वर्णन नाथ साहित्य में आपके क्वेश्चन आ जाएगा, बौद्ध और नाथ साहित्य में क्या अंतर है? तो आपको बताना है बौद्ध धर्म से संबंधित जो साहित्य रचा गया 12वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के अंदर, वो साहित्य कहलाया बौद्ध साहित्य। और जो नाथों के लिए लिखा गया वो कहलाता है नाथ साहित्य। मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटीनाथ, गृहिणीनाथ, भर्तृनाथ, है ना, गोपीचंद्रनाथ, ऐसे नाथ साहित्य। लौकिक साहित्य होता है अपने फुडकल रचनाएं, अपने साहित्य को बढ़ाने के लिए जो लोक में प्रचलित होता है, लोक प्लस इक करते हैं जब बनता है प्यारे विद्यार्थियों लौकिक। तो लोक साहित्य में देखो कौन सा साहित्य आता है ना, जैसे पद्म नाम का है, पद्मनाथ का साहित्य है, चंपू साहित्य है, ऐसे साहित्य आते हैं लौकिक साहित्य में। गद्य साहित्य में गद्य कवियों की रचना आती है, वो गद्य साहित्य कहलाता है। इसके बाद में हम आपको और साहित्य बताते हैं, जैसे आपका ये आपका पहला साहित्य कहलाया। कौन सा साहित्य कहलाया? ये साहित्यिक हिंदी का साहित्य है। साहित्यिक हिंदी का क्षेत्र बताओ, तो आपको बताना है बेटे क्या? नाटक है, कहानी है, कहानी, निबंध, कविता, ये किस प्रकार का साहित्य कहलाता है? साहित्यिक। और सामान्य हिंदी का साहित्य क्या कहलाता है? प्रश्न आ जाएगा सामान्य हिंदी में और साहित्यिक हिंदी में क्या अंतर है? तो आपको जवाब देना है जो औपचारिक, अनौपचारिक लोगों के द्वारा लिखा जाता है। औपचारिक यानी सामान्य हिंदी के कितने भाग होते हैं? 2। एक तो औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक। जो लोग औपचारिक और अनौपचारिक लोगों से संबंधित जो साहित्य लिखा जाता है सामान्य हिंदी। साहित्यिक हिंदी में नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध और कविता के जो साहित्य लिखा जाता है वो साहित्य कौन सा कहलाता है? आपका कहलाता है कौन सा? साहित्यिक हिंदी। अब आ रहा है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या? प्रयोजनवती आ जाए या प्रयोजन मूलक हिंदी आ जाए? क्या आ जाए? प्रयोजन मूलक हिंदी। तो इसके साहित्य को हम 4 भागों में बांटते हैं। कितने साहित्य में बांटते हैं? 4 में। नंबर 1 वाणिज्य से संबंधित, नंबर 2 हमें एक तो कौन सा साहित्य जिसमें व्यापार से संबंधित होती है, जिसमें व्यापार की हिंदी हो। क्या हो? व्यापार की हिंदी, व्यापार की हिंदी हो। मंडी हो, सर्राफा हो, मंडी, सर्राफा, क्या हो? सर्राफा, सर्राफा, मंडी, सर्राफा, दलाल, दलाल की भाषा, दलाल की भाषा, ये साहित्य कौन सा कहलाएगा? वाणिज्य। आपके क्वेश्चन आ जाएगा वाणिज्य और कार्यालय हिंदी में क्या अंतर है? कार्यालय कौन सा जाए बेटे? कार्यालय, कार्यालय की हिंदी कौन सी हिंदी? कार्यालय की। तो इस हिंदी के संदर्भ में आपको कौन सा बताना है? प्रशासन की भाषा के रूप में। प्रशासन आप लोग जानते हो जो सरकारी दफ्तरों में कार्य होता है, प्रशासन के भाषा के रूप में, के भाषा के रूप में, यानी कार्यालय हिंदी आ जाएगी आपके
तो क्या बतानी है बेटे, जो प्रशासन से संबंधित आते ही प्रशासन के भाषा के रूप में, भाषा रूप में ये आ जाए। प्रशासन के भाषा के रूप में जो प्रशासन की भाषा होती है उसको कहते हैं प्रशासनिक साहित्य। और ज्ञान शाखाओं की हिंदी, ज्ञान बहुत अच्छी है, आपके क्वेश्चन आ जाए ज्ञान शाखा क्या है विद्यार्थियों, तो ज्ञान शाखाओं में आपको क्या बताना है, ज्ञान शाखाओं में संगीत बताना है, दर्शन बताना है, गीत बताना है। ये जो साहित्य आ जाता है दर्शन, योग आपने पढ़ा होगा, ज्योतिष साहित्य, ज्योतिष ये किस प्रकार का साहित्य है, ज्ञान शाखाओं का साहित्य। तकनीकी साहित्य, तकनीकी साहित्य में क्या बताना है आपको, जो इंजीनियर है, क्या है, मेडिकल लाइन है, मेडिकल साहित्य होता है वो मेडिकल लाइन। साइरस जानते हो आप लोग। और एक आता है आपका इंजीनियर है। और एक होता है साहित्यिक हिंदी, तो अभी मैंने बताई थी आपको, क्या आता है बेटे साहित्यिक हिंदी, जस्ट बताई थी ना आपको। साहित्यिक क्या आता है बेटे, साहित्यिक क्या आता है बेटे, साहित्यिक हिंदी। साहित्यिक हिंदी में क्या बताओगे, अभी बताया था ना, कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी, ये किस प्रकार का साहित्य है ये। तो प्रयोजन मूलक हिंदी आ जाए। प्रयोजन मूलक हिंदी आपके प्रयोजन मूलक हिंदी है, उसको हम 4 भागों में बांट चुके हैं। और इसमें से वाणिज्य आप जानते हो, वाणिज्य में व्यापार की हिंदी आएगी, मंडी आएगी, सराफ आएगा, दलाल आएगा। क्वेश्चन आ जाएगा वाणिज्य कार्यालय हिंदी में क्या अंतर है, तो आपको लिखना व्यापार की हिंदी हो, मंडी हो, सराफा हो, दलाल हो, भाषा हो, तो वो कौन सी कहलाएगी। और आपसे जो कार्यालय, तो प्रशासन की भाषा के रूप में जो शब्द जो साहित्य काम में आता है, जो शब्द आते हैं, जो हिंदी आती है वो प्रशासनिक आती है। ज्ञान शाखाओं में बताना संगीत की, दर्शन की, योग की, ज्योतिष की, वेद की, पुराण की, उपनिषद की। ये तकनीकी साहित्य मेडिकल, साइरस, इंजीनियर साहित्यिक में आती है ये। अब आपके ये प्रश्न आपको समझ में आ गया, इसमें से आपके प्रश्न 100% आएगा। अब मैं आपको कह रहा हूँ विशेषता, चाहे वाणिज्य की पूछे, चाहे कार्यालय पूछे, चाहे ज्ञान की पूछे, चाहे तकनीकी पूछे, चाहे साहित्य की पूछ रहे, क्या पूछे, विशेषता किसी की भी पूछे कि हिंदी भाषा की विशेषता क्या है, तो 4 बताना है। वैज्ञानिकता प्रधान है, वैज्ञानिकता, मौलिकता प्रधान है, इनके साहित्य में क्या है, मौलिकता है। तीसरे नंबर पे क्या बताओगे, संवेदना है, भाषा की विशेषता है, भाषिक विशेषता है, भाषिक विशिष्टता। अनुपयुक्त शब्द है, क्या जाए, अनुपयुक्त, तो ये विशेषता बता दोगे आप। सामाजिकता है, धार्मिकता है, सामाजिकता है, धार्मिकता है, राजनीतिकता है, लौकिक साहित्य है, लोक भाषा है, जन की भाषा है, जन भाषा है, लोक भाषा है। ये सब किसकी विशेषता है, हिंदी की। हिंदी में चाहे वाणिज्य की बोले, चाहे कार्यालय की पूछे, चाहे ज्ञान की पूछे, चाहे तकनीकी पूछे, आपको विशेषता यही बतानी है बेटे कि हिंदी भाषा में वैज्ञानिकता की प्रधानता है, मौलिकता की प्रधानता है, भाषा की विशेषता है, सामाजिकता है ना, धार्मिकता है, लौकिकता है, जनभाषा है, राजनीतिक तत्वों की प्रधानता है, इनकी प्रधानता। ये किसकी विशेषता है, हिंदी भाषा की विशेषता। चाहे प्रयोजन मूलक हिंदी की पूछे, चाहे आपसे साहित्यिक हिंदी की पूछे, दोनों विशेषताओं में एक बताना है। अगला प्रश्न आपका आ रहा है, बहुत सहज और सरल शब्दों में आ रहा है। ये आपका अंतिम और प्रश्न है जो बहुत ही सहज है, सरल है। आपके प्रयोजन मूलक हिंदी की क्या जाए, प्रयोजन मूलक हिंदी के तत्व, तो आपको कितने बताने, 3। एक तो नंबर लिखने पारिभाषिक शब्दावली, और नंबर 2 पे लिखना है अनुवाद प्रक्रिया। एक आप क्या जाए, भाषिक संरचना। ये प्रयोजन मूलक
भाषिक संरचना, ये क्या है, प्रयोजनमूलक के हिंदी। अब देखो आपका अगला प्रश्न है, सरल है, प्रयोजनमूलक हिंदी के तत्व कितने होते हैं, तो कितने बताओगे आप, 3। आपके क्वेश्चन आ जाए पारिभाषिक शब्दावली और अनुवाद में क्या प्रक्रिया, अंतर क्या है, भाषिक संरचना क्या है, भाषिक संरचना में क्या आता है, अनुवाद प्रक्रिया में क्या आता है, पारिभाषिक शब्दावली में क्या आता है। तो देखो हम अधिवक्ता कहते हैं, अधिवक्ता किसको, एडवोकेट को। तो ऐसे शब्द जो अंग्रेजी से है ना, अंग्रेजी के शब्द है लेकिन हिंदी में प्रयुक्त होता है, जैसे एडवोकेट बोलते हैं लेकिन उसको अधिवक्ता बोलते हैं, जैसे एफिडेविट है, शपथ पत्र है, एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, एजेंडा है, फंड है, ये अंग्रेजी भाषा के जो शब्द है। क्वेश्चन आ जाए पारिभाषिक शब्दावली किसे कहते हैं, तो अंग्रेजी भाषा के शब्दों को हिंदी में रूपांतरित करना क्या कहलाता है, पारिभाषिक। जैसे एडवोकेट, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, एडवोकेट को क्या कहोगे, अधिवक्ता, और एफिडेविट शपथ पत्र, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनीय, जैसे गजेटेड आता ना, गजेटेड ऑफिसर है तो उसे राजपत्रित अधिकारी कहते हैं। ऐसे तो समझ में आया, हिंदी अंग्रेजी भाषा के शब्दों को क्या करें बेटे, अंग्रेजी भाषा के शब्दों का हिंदी में अनुवाद करना क्या कहलाता है, पारिभाषिक। अनुवाद प्रक्रिया, अनुवाद संस्कृत का कर दो, फंक्शन शब्द से बना अंग्रेजी के, जिसका अर्थ होता रूपांतरित करना या हिंदी में लिख देना। अनुवाद प्रक्रिया भी कितने प्रकार की होती है, किसी भी वाद का या भाषा का हिंदी में अनुवाद करना, अनुवाद प्रक्रिया कहलाती है। अनुवाद कितने प्रकार के होते हैं, 3। अर्थ प्रदान या तथ्य प्रदान अनुवाद, छाया अनुवाद, भाषा अनुवाद, ये 3 प्रकार का है। क्वेश्चन आ जाए तथ्य अनुवाद किसे कहते हैं, तो तथ्यों का अनुवाद करना तथ्य अनुवाद कहलाता है, भाषा का अनुवाद करना भाषिक अनुवाद कहलाता है, तथ्यों का अनुवाद करना तथ्यिक अनुवाद कहलाता है, भाषा का अनुवाद करना भाषिक अनुवाद कहलाता है, और किसी भाषा के है ना अर्थ को ग्रहण करना अर्थ अनुवाद कहलाता है, किसी के छाया के तथ्यों को अर्थ करना। भाषिक संरचना किसे कहते हैं, जो भाषा की संरचना होती है, भाषा के ग्रामर के जो टॉपिक होते हैं व्याकरण के, उनको क्या कहते हैं, भाषिक। जैसे अव्यय, जैसे कारक, जैसे संधि, जैसे समास, जैसे उपसर्ग, जैसे समास, जैसे कारक चिन्ह, जैसे आपका जाए क्रिया, जैसे कई प्रकार के होते हैं। तो इसमें आपका अर्थ के प्रधानता पर, अर्थ के आधार पर शब्द के 8 भेद मान गए हैं। एक तो विकारी, अविकारी, विकारी और वह अविकारी। विकारी शब्द क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये क्या कहलाते हैं, विकारी। और अविकारी क्या कहलाते हैं, अव्यय। अविकारी क्या कहलाते हैं, अव्यय। इनके भी 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4। क्रियाबोधक अव्यय, क्रियाबोधक। नंबर 2 संबंध बोधक। नंबर 3 समुच्चय, समुच्चय बोधक। नंबर 4 विस्मय, विस्मय यादि। ये होते हैं हिंदी भाषा की भाषिक संरचना। सहज सरलों में आपके समझ में आई होगी विद्यार्थियों। क्या आया होगा कि देखो आपको मैंने प्रयोजन मूलक हिंदी के तत्व बताए, 3 होते हैं, पारिभाषिक शब्दावली, अनुवादिक प्रक्रिया, भाषिक संरचना। पारिभाषिक शब्दावली में क्या आते हैं, जो
अंग्रेजी भाषा के जो शब्द होते हैं उनको हिंदी में कर देना क्या कहलाता है? पारिभाषिक शब्दावली। और हिंदी का अनुवाद में करना क्या होता है? अनुवादी प्रक्रिया। प्रयोजन संरचना का दूसरा आधार महत्वपूर्ण तत्व क्या कहलाता है? अनुवाद। अनुवाद का अनु और वाद सबसे बना जिसके किसी के कहने के पश्चात कहना, किसी के पश्चात कहना अनुवाद कहलाता है। और भाषिक संरचना में आपको मैंने बताई थी जितनी भी ग्रामर होती है वो भाषिक क्षमता में आती है। ये आपका महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भाषा के क्षेत्र बता सकते हो आप। भाषा का क्षेत्र होता है, प्रकार होती है, बोली होती है, ये आपकी भाषाई क्षेत्र है। साहित्यिक भाषा बता दी, वाणिज्य बता दी। क्वेश्चन आ जाए साहित्यिक, अभी बताए थे ना साहित्यिक वाणिज्य, तो साहित्य के शब्दों का प्रयोग हो जाता है साहित्य कहलाती है। राजनीतिक शब्दों को तो राजनीतिक कहलाए। कार्यालय शब्द में मसौदा है, टिप्पणी, पत्रकार, संवेदना, जर्नलिस्ट, इनकी व्यवस्था होती है। ऐसे तकनीकी रूप में बहुत महत्वपूर्ण होती है मानक हिंदी। आपके ये ही प्रश्न आपके महत्वपूर्ण होते हैं। अब आपको मैंने क्या बताया है? आपको मैंने आज क्या बताया है एक बार फिर रिवाइज करवा दूं मैं आपको। हिंदी भाषा की जो बोली है उसके बारे में बोला था शोर सेनी, शोर सेनी, इसके शोर सेनी अपभ्रंश। 5 प्रकार की बोलियां बताई थी। पूर्वी हिंदी, पूर्वी, पश्चिमी, है ना, राजस्थानी, मागधी, राजस्थानी, अर्धमागधी और मागधी, अर्धमागधी और मागधी। अर्धमागधी में क्या है? बिहार के मग में मैथिली भोजन कर रही थी, बिहार के मग में मैथिली भोजन कर रही थी। आपके क्वेश्चन आ जाएगा अर्धमागधी की बोली कौन कौन सी? बिहारी है, मगही, मैथिली, भोजपुरी। मागधी में क्या है? अब कैच है, ये बताया अब कैच है। अवध, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी क्या था? ब्रजवासियों के खड़े होने से, ट्रिक लगाए थे ना, ब्रज है, वासियों के खड़े होने से खड़ी बोली है। बुंदेली, हरियाणा छोड़कर बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, ये कौन सी बोली थी? ये बताई थी मैंने आपको। ट्रिक लगाए थे ब्रजवासियों के खड़े होने से बुंदेला, हरियाणवी, बुंदेली छोड़कर कन्नौज भागे। पूर्वी हिंदी में आपको मैंने बताया था, क्या बताया था? पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी की बोलियां है ना, पहाड़ी, पहाड़ी आती है इसमें, कुमाई और वो। और राजस्थानी मैंने बताई थी मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावाटी, वागड़ी, है ना, बागड़ी, ये बताई थी। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा? तो इसके बाद में हमने पढ़ा प्रयोजन मूलक हिंदी किसे कहते हैं? प्रयोजन मूलक हिंदी के, प्रयोजन मूलक हिंदी के क्षेत्र पढ़े। प्रयोजन, है ना, प्रयोजन मूलक हिंदी मैंने बताया था। प्रयोजन मूलक हिंदी में का अर्थ क्या है? हिंदी का अर्थ होता है उद्देश्य को निर्धारित विशेष उद्देश्य के साथ पढ़ी जाने वाली। इसमें पढ़ा था वाणिज्य, अभी बताए थे ना मैंने, वाणिज्य पढ़ा था, कार्यालय पढ़ा था, और क्या पढ़ा था? व्यापार, ये पढ़ा था। तो ये हिंदी भाषा की उपबोलियां हैं, इनके बारे में हमने विस्तृत बात की। और आपसे हिंदी भाषा के जो राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर पूछ ले। राष्ट्र के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली और प्रशासनिक भाषा, यानी ये कहलाती है दोनों। इनके अनुच्छेद, राजभाषा का अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 343 से पढ़ा हमने, 343 से लेकर कितने 351 तक हिंदी भाषा का क्या किया जाता है? वर्णन है। हिंदी भाषा 14 सितंबर 1949 को, है ना, संविधान की राजभाषा के रूप में अपनाई गई, राष्ट्रभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को। इसलिए 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये हमने आज पढ़ा और ये आपके महत्वपूर्ण होने वाली है। और जब तक हमारा और वीडियो के लिए हमारे संपर्क मानवीय एकेडमी से जुड़े रहे और इस तरह ही लाभान्वित हो, आप भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपसे, है ना, और औरों को लाभ देते रहे। इसी आशीर्वाद, आपका दिन शुभ रहे, शुभ रात रहे। इन्हीं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।